मैंने तो बस घर की मछली पकड़ने वाली नाव में थोड़ा सा बदलाव किया था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इससे पापा की जान ही निकल जाएगी। एक साधारण मछली पकड़ने वाली नाव पर आखिर युद्धपोत वाली तो कैसे लग सकी है? ऊपर से 2 भारी मशीन गन टावर और ये क्या मिसाइल लॉन्चर भी। क्या मछलियों ने कोई स्वर्गीय अपराध कर दिया था जो उनके लिए इतनी तैयारी की गई थी? पापा तो ये सब देखकर डर मारे वही मुझे पुलिस के हवाले करने ले जाने वाले थे, लेकिन मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि पिछले जन्म में जब पापा समुद्र में मछली पकड़ने गए थे, तब सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया था। पूरा परिवार, पूरा खानदान उन्हीं डाकुओं के हाथों खत्म हो गया था। और मैं उन चीखों, उस आग और उस बेबसी को 4 साल तक हर रात याद करता रहा। आखिरकार डिप्रेशन में मर गया। लेकिन इस बार भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया था। इस बार मैंने पापा को समुद्र जाने से नहीं रोका, बल्कि अपने सिस्टम की मदद से खुद हथियार बनाए और हमारी साधारण मछली पकड़ने वाली नाव को चलते फिरते युद्धपोत में बदल दिया। समुद्र पर निकलने से एक दिन पहले मैं उन हथियारों को ट्रक में भरकर बंदरगाह पर ले आया। अब हमारी नाव को कोई समुद्री डाकू हाथ नहीं लगा पाएगा, मैं बड़े गर्व से बोला। सबसे आगे जो तोप लगी है उसका नाम AK-630 है। डबल बैरल 6 नाल 30 मिलीमीटर की नेवल गन, समुद्री डाकू को ऐसे काटेगी जैसे सब्जी काटते हैं। और ये 65 टाइप एंटी फ्रॉगमैन ग्रेनेड लॉन्चर, जो तैरकर जहाज के पास आने की कोशिश करेगा वो सीधा समुद्र में ही उड़ जाएगा। और ये 14.5 मिलीमीटर की मशीन गन एडन की खाड़ी में जितने डाकू होंगे सबको यही खत्म करेंगी। लेकिन पापा लिन झिंगहाई का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उन्होंने भले सेना में नौकरी ना की हो, लेकिन सालों से समुद्री व्यापार करते करते उन्होंने असली युद्धपोत बहुत देखे थे। उन्हें एक नजर में समझ आ गया कि ये खिलौने नहीं है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बस एक शब्द और मत बोल। ये सब तू कहाँ से चुरा कर लाया है? बेटा ये मजाक नहीं है, इसके लिए सिर कट जाता है। तू अभी अभी यूनिवर्सिटी में टॉप करके आया है, हमारा परिवार ऐसा अपराध नहीं कर सकता। चल अभी के अभी पुलिस के पास चलते हैं। इतना कहकर वो मुझे घसीटने लगे। मैंने झटके से उनका हाथ छुड़ा दिया। पापा कैसी बातें कर रहे हो? ये मैंने खुद बनाए हैं। तभी मेरे बड़े चाचा लिन झिंगजियांग वहां आते हुए बोले, अरे वाह, फिल्म के प्रॉप्स जैसे लग रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए हथियारों को देखा, काफी असली जैसे बनाए हैं। पापा तुरंत बोले, भैया आपको भी लगता है ये नकली है? चाचा हंस पड़े। और क्या क्या सच में एक हाई स्कूल का लड़का युद्धपोत बना देगा? टीवी में ऐसे बहुत देखे हैं, साफ नकली लग रहे हैं। तुम भी बच्चे की बातों में आ जाते हो। पापा ने राहत की सांस ली, फिर मेरे सिर पर हल्की चपत मारते हुए बोले, 2 किताबें ज्यादा पढ़ ली तो अब अपने बाप को भी डराएगा। मैंने बेबस होकर कहा, लेकिन पापा ये सच में असली है। हाँ हाँ मान लिया। उन्होंने मेरी बात काट दी। अब जल्दी से सामान जहाज पर चढ़ाओ। कुछ देर बाद सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर वही डर था जो पहले पापा के चेहरे पर था। तब पापा जोर से हंसते हुए बोले, डरिए मत, ये सब फिल्मी सामान है। मेरा बेटा बस समुद्री डाकुओं को डराना चाहता है, जैसे खेतों में कौवे भगाने के लिए पुतला लगाते हैं। सबने राहत की सांस ली। फिर सब लोग हथियार उठाकर जहाज पर रखने लगे और तारीफ करते जा रहे थे। वाह बिल्कुल असली लग रहा है। मैंने हार मान ली। ठीक है, उन्हें नकली समझना है तो समझें, जब असली खतरा आएगा तब यही चीजें उनकी जान बचाएंगी। अगले दिन हमारी यूनहाई मालवाहक नाव बंदरगाह छोड़कर सैन्य जांच केंद्र की ओर बढ़ी। कुछ देर बाद एजो मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन में स्टेशन प्रमुख वांग बिंगई अपने ऑफिस में बैठे थे। अचानक एक सैनिक दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसा। सर बड़ी समस्या हो गई। समुद्र में एक अज्ञात हथियारबंद जहाज दिखाई दिया है। ऊपर डबल बैरल 6 ट्यूब नेवल गन लगी है। वांग बिंगी का दिमाग सुन पड़ गया। अगर वो तोप सच में असली हुई तो पास के पूरे बंदरगाह को मिनटों में उड़ा सकती थी। वो भागते हुए वॉच टावर पर पहुंचे, दूरबीन उठाकर देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जहाज पर लगी तोप बिल्कुल असली युद्धपोत जैसी दिख रही थी। तुरंत लोगों को हटाओ, ऊपर रिपोर्ट भेजो। रेडार यूनिट क्या कर रही थी? इतना बड़ा हथियारबंद जहाज सीमा तक कैसे पहुंच गया? तभी एक सैनिक फिर चिल्लाया, सर जहाज नंबर 89757 यूनहाई कार्गो शिप जांच की अनुमति मांग रही है। वांग बिंगी चौंक गए। उन्होंने फिर दूरबीन से जहाज देखा। सचमुच जहाज के सामने बड़े अक्षरों में यूनहाई लिखा था। वो पूरी तरह उलझ गए। देश के कार्गो जहाजों पर हथियार कब से लगने लगे, वो भी इतने आधुनिक? उन्होंने तुरंत कंप्यूटर खोला और जहाज की फाइलें चेक करने लगे। सब कुछ सामान्य था। फिर उन्होंने रेडियो पर संपर्क किया। यूनहाई कार्गो शिप, मैं हेजो मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन का प्रमुख वांग बिंगई बोल रहा हूँ। तुम्हारे जहाज पर लगे हथियारों का क्या मामला है? पापा ने वही पुरानी कहानी दोहरा दी। सर वो सब नकली मॉडल है, बस समुद्री डाकुओं को डराने के लिए। वांग बिंगई ने थोड़ी राहत की सांस ली। ठीक है, जहाज को किनारे लगाओ। कुछ देर बाद वो खुद टीम लेकर जहाज पर आए। उन्होंने सारे दस्तावेज ध्यान से जांचे, सब सही थे। फिर वो डेक पर पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर उस विशाल नेवल गन पर पड़ी, उनके कदम रुक गए। सालों का सैन्य अनुभव उन्हें बता रहा था, ये चीज नकली नहीं लग रही। उन्होंने पापा की ओर देखा। तुम लोगों ने ये सब लगाने का सोचा कैसे? और कहते हो समुद्री डाकुओं को डराने के लिए। पापा गर्व से बोले, मेरे बेटे का आइडिया है। उसने कहा, एडन की खाड़ी खतरनाक है, वो बहुत होशियार है। इस साल हमारे शहर का टॉपर भी। टॉपर? नाम क्या है? लिन जिन्नान। वांग बिंगई ठिठक गए। उनके अपने बच्चे ने भी इस साल परीक्षा दी थी। उन्होंने ये नाम पहले ही सुन रखा था। तभी कुछ सैनिक वापस आए। सर जहाज का बाकी हिस्सा ठीक है, लेकिन पीछे वाले केबिन में एक कमरा बंद मिला है। वांग बिंगई का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। पापा भी घबरा गए। वो तो बस कबाड़ रखने वाला कमरा था। फिर अचानक ताला क्यों लगा? मैं तुरंत आगे बढ़ा। सर वो मेरा मॉनिटरिंग रूम है। मैंने उसमें रडार और साउंड लोकेशन सिस्टम लगाया है। 2 कंप्यूटर रखे हैं। जल्दी में लॉक हो गया था। मैंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। असल में वो सिस्टम बाहर लगे हथियारों को टारगेट लॉक करने और फायर कंट्रोल में मदद करता था। मैं उन्हें कमरे तक ले गया। दरवाजा खुलते ही वांग बिंगी की नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर गई, फिर कमरे के कोने में रखे 2 लकड़ी के बक्सों पर। उन्होंने खोलकर देखा, अंदर और भी हथियार थे। 30 मिमी की नेवल
गन पार्ट्स, मशीन गन, गोला बारूद के हिस्से। उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने एक गन उठाकर ध्यान से जांची। काफी देर बाद उनकी सांस सामान्य हुई। मुख्य फायरिंग पार्ट जानबूझकर हटाए गए थे, यानी ये अभी गोली नहीं चला सकती थी। मैं तुरंत बोला, नेवल गन बनाते समय बचे हुए पार्ट्स से ये सब जोड़ दिए थे। उन्होंने सिर हिलाया, फिर धीरे से बोले, समुद्र इन दिनों सच में खतरनाक हो गया है। 3 महीने पहले ही एडन की खाड़ी में एक जहाज लूटा गया था। आखिरकार उन्होंने अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जाते जाते फिर मुड़े। इन तोपों को कपड़े से ढक देना, लोग डर जाएंगे। पिताजी तुरंत बोले, जी बिल्कुल। वांग बिंगी के जाने के बाद मैंने राहत की लंबी सांस ली। अच्छा हुआ मैंने जरूरी हिस्से पहले ही निकाल दिए थे, वरना आज बड़ी मुसीबत हो जाती। जल्द ही यन्हाई फिर से समुद्र की ओर रवाना हो गया। मैं जहाज के किनारे खड़ा अनंत समुद्र को देख रहा था कि तभी पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, इस बार की यात्रा में लाखों का फायदा होगा। घर लौटकर तुम बस आराम से पढ़ाई करना, घर की चिंता मत किया करो। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तुम्हारे सहारे आराम से जिंदगी बिताऊंगा। मैंने पिताजी के चेहरे की मुस्कान देखी और अंदर ही अंदर मुट्ठियां भींच लीं। मेरे दिल में समुद्री डाकुओं के लिए नफरत उबल रही थी। कौन जानता था पिताजी का ये साधारण सा सपना पिछले जन्म में गोलियों और आग में जलकर खत्म हो जाएगा। 4 साल तक वो दर्द मुझे हर दिन काटता रहा, यहाँ तक कि मैं अवसाद में मर गया। इसलिए इस जन्म में मैंने पिताजी को समुद्र जाने से नहीं रोका, क्योंकि इस बार मैं उन समुद्री डाकुओं को दिखाना चाहता था कि खून का बदला खून क्या होता है। समुद्र के दिन बेहद उबाऊ थे। करीब 20 दिन बाद हमारा जहाज सोमालिया के इलाके में दाखिल हुआ। मेरा दिल धीरे धीरे तनाव से भरने लगा। मैं हर दिन दूरबीन लेकर समुद्र को ध्यान से देखता रहता, ताकि समुद्री डाकुओं को पहले ही पहचान सकूं। उसी दिन अचानक समुद्र की लहरों में कुछ अजीब बदलाव दिखा। सामान्य लहरें लंबी सीधी रेखाओं जैसी होती हैं, लेकिन ये लहरें किसी तेज स्पीड वाली नाव के कारण बन रही थी। मैंने तुरंत दूरबीन कसकर पकड़ी। कुछ ही सेकंड बाद दूर एक काला धब्बा दिखाई दिया, जो तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा था। मेरा चेहरा बदल गया। समुद्री डाकू। मैं तुरंत भागकर पिताजी के पास पहुंचा। पापा, दक्षिण पूर्व दिशा में तेज रफ्तार नावें आ रही हैं। लगता है समुद्री डाकुओं ने हमें निशाना बना लिया है। नींद में डूबे पिताजी एकदम उछलकर उठ बैठे। उन्होंने दूरबीन छीनी और डेक पर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा उनका चेहरा सफेद पड़ गया। दर्जनों स्पीड बोट्स हमारी तरफ बढ़ रही थीं। हर नाव में 4-5 हथियारबंद लोग बैठे थे। किसी के हाथ में AK राइफल थी, किसी के पास सबमशीन गन, यहाँ तक कि कुछ के पास रॉकेट लॉन्चर भी थे। पिताजी ने तुरंत अलार्म बजा दिया। पूरे जहाज में अफरा तफरी मच गई। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। रोने और चीखने की आवाजें हर तरफ गूंजने लगी। पिताजी ने तुरंत सैटेलाइट फोन उठाकर स्थानीय अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ लापरवाही भरी आवाज आई, हम लोग किसी को भेज रहे हैं, इंतजार करो। फोन करते ही पिताजी का चेहरा राख जैसा हो गया, लेकिन उन्होंने बाकी लोगों को सच नहीं बताया। इसके बजाय उन्होंने तुरंत हैजो सैन्य निरीक्षण स्टेशन में फोन लगाया। उधर वांग बिंगई को जैसे ही पता चला कि यूनहाई खतरे में है, वो घबरा गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी पास की नौसैनिक सुरक्षा टीम से संपर्क करो। कुछ देर बाद सैनिक बोला, सर उन्होंने कहा है कि दूरी बहुत ज्यादा है, उन्हें पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। वांग बिंगई ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा, फिर तुरंत बोले, पास में कोई युद्धपोत गश्त कर रहा है क्या? उन्हें बताओ कि ड्रैगन देश के नागरिक खतरे में है। सैनिक तेजी से कंप्यूटर पे काम करने लगा। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, सर पास में अमेरिका का फॉक फ्रिगेट बेड़ा गश्त कर रहा है। लेकिन जब उनसे मदद मांगी गई तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। वांग बिंगई के दांत गुस्से से भींच गए। उन्हें पहली बार इतनी गहराई से महसूस हुआ कि कमजोर देश की आवाज कितनी बेबस होती है। उसी समय एक सैनिक अचानक घबरा कर बोला, सर यूनहाई जहाज का सैटेलाइट सिग्नल गायब हो गया है। ये सुनते ही वांग बिंगई का चेहरा सफेद पड़ गया। अब समझने में कुछ बाकी नहीं था। किसी ने जानबूझकर उनका सिग्नल काट दिया था, और वही लोग समुद्री डाकुओं के पीछे खड़े थे। उन्हें अचानक मेरी याद आई, वो प्रतिभाशाली लड़का, क्या वो आज समुद्र में मर जाएगा? ये सोचकर वांग बिंगई कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में गहरा निराशा भर गई। उधर यूनहाई जहाज पर पिताजी ने फोन स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा देखा और पूरी तरह टूट गए। उन्होंने कांपती आवाज में सबकी ओर देखा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अगर मरना ही है तो लड़कर मरेंगे, कम से कम बच्चों को भागने का मौका मिल जाएगा। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी आगे आया। सही कहा, चाहे मर जाएं, लेकिन इन हरामियों का मांस नोचकर ही मरेंगे। धीरे धीरे लोगों के चेहरे से डर हटने लगा, लेकिन तभी पिताजी ने महसूस किया मैं वहां नहीं था। वो मुझे ढूंढने ही वाले थे कि अचानक मैं जहाज के अंदर से बाहर आया और जोर से चिल्लाया, घबराइए मत, हम इन समुद्री डाकुओं को रोक सकते हैं। सबकी निगाहें मेरी तरफ घूम गई। मैंने सीधे पिताजी की आंखों में देखा। पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो हथियार नकली नहीं है, सब असली हैं। इतना कहकर मैंने 2 लकड़ी के बक्से बीच में रख दिए। एक बक्सा खोला और उसमें से मशीन गन निकाली। फिर दूसरे बक्से से जरूरी हिस्से निकालकर कुछ ही सेकंड में उसे जोड़ दिया। मैंने गंभीर आवाज में कहा, मैं आप सबकी जान के साथ मजाक नहीं करूंगा। जो जवान है वो मेरे साथ मिलकर बाकी हथियार जोड़ना शुरू करें। सब लोग हैरान थे, लेकिन अब किसी के पास सवाल पूछने का समय नहीं था। उधर समुद्र में समुद्री डाकुओं की नावें तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थीं। वे गाने गा रहे थे, हंस रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ लालच और खून का पागलपन था। लेकिन जैसे ही वो 3 समुद्री मील की दूरी पर पहुंचे, एक चौकीदार का चेहरा अचानक बदल गया। वो भागकर अपने सरदार हसन साले के पास पहुंचा। बॉस, उस जहाज पर तो युद्धपोत जैसी तोपें लगी हैं,
हसन ने सिगार मुंह में दबाए दूरबीन उठाई। कुछ सेकंड तक देखने के बाद उसकी भुआएं सिकुड़ गईं। ये क्या? मालवाहक जहाज पर जहाजी तोप? लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो अचानक हंस पड़ा। जहाज पर मौजूद लोग घबराए हुए थे। कई लोगों के हाथ में असली बंदूक तक नहीं थी। कोई लोहे की रॉड पकड़े था, कोई लकड़ी का डंडा। हसन मुस्कुराया। डरने की जरूरत नहीं, ये लोग बस हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी समुद्री डाकू भी हंस पड़े। उन्हें लगा कि उनका बॉस सब समझ चुका है। उसी समय मैंने धीरे धीरे गिनती शुरू की। 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही गिनती खत्म हुई, डेक पर लगी क्लोजिंग गन से भयानक मशीनरी की आवाज गूंजी। अगले ही पल आग की लपटों के साथ गोलियों की बारिश शुरू हो गई। सबसे आगे दौड़ती स्पीड बोट्स पल भर में फट गई। धड़ाम। समुद्र आग और धमाकों से भर उठा। कुछ ही सेकंड में दर्जनों नावें चुकी थी। बाकी समुद्री डाकू डर के मारे पागल हो गए। कुछ लोग नाव मोड़ने से पहले ही समुद्र में गिर पड़े। बाकी जान बचाकर भागने लगे। कुछ ही पलों में उनकी पूरी सेना बिखर गई। जहाज पर खड़े लोग अविश्वास से दृश्य देख रहे थे। फिर अचानक पूरा जहाज खुशी से फट पड़ा। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई आसमान की तरफ देखकर चिल्ला रहा था। हम मौत के मुंह से लौट आए थे। दूसरी तरफ भागते हुए समुद्री डाकू अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे। हसन अपनी घायल टांग पकड़कर दर्द से करा रहा था। उसने जैसे तैसे सैटेलाइट फोन निकाला और सिग्नल मिलते ही तुरंत एक नंबर मिलाया। हम पर हमला हो गया। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। फोन के दूसरी तरफ बैठा उनका असली मालिक रेड वाइन पी रहा था। हसन की बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा? तुम्हें गलत जानकारी दी गई थी। हसन दांत पीसते हुए बोला, वो कोई साधारण मालवाहक जहाज नहीं था। उस पर असली युद्धपोत वाले हथियार लगे थे। फोन पर कुछ सेकंड सन्नाटा छाया रहा। फिर उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग वापस लौटो, मैं पता लाता हूँ कि हमें गलत जानकारी किसने दी। इतना कहकर उसने तुरंत एक और कॉल मिलाया। इस बार फोन गया अमेरिकी फॉक विमानवाहक बेड़े के कमांडर रॉस के पास। लेकिन जैसे ही रॉस ने सुना कि ड्रैगन देश के मालवाहक जहाज पर असली युद्धपोत हथियार लगे हैं, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने हसन की बात बीच में ही काट दी और तुरंत आदेश जारी किया, फॉक फ्रिगेट बेड़ा तुरंत रवाना हो। ड्रैगन देश के लोगों ने व्यापारिक जहाज को युद्धपोत में बदल दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उनकी तस्वीरें लो, सबूत इकट्ठा करो और जहाज को डुबो दो। जहाज का माल भी जब्त कर लेना। आदेश देकर रॉस जोर से हंस पड़ा। उधर यूनानी जहाज पर सब लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन अचानक मेरे दिमाग में एक बात कौन थी। पिछले जन्म में पिताजी की मौत के बाद मैं लंबे समय तक एडन की खाड़ी की खबरें पढ़ता रहा था। करीब 2010 में अफवाह फैली थी कि कुछ पश्चिमी देश गुप्त रूप से समुद्री डाकुओं से मिले हुए हैं और अभी अभी हमारा सैटेलाइट सिग्नल भी अचानक काट दिया गया था। इन सबको जोड़ने पर शक और गहरा हो गया। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, जल्दी सारे हथियार खोल दो। सब लोग चौंक गए, लेकिन मेरी बात मानने लगे। हमने जल्दी जल्दी जहाज की तोपें और मशीन गन अलग करनी शुरू कर दी। तभी दूर समुद्र में अमेरिकी फॉक फ्रिगेट दिखाई दिया। मैंने उसे देखते ही आंखें सिकोड़ ली। तो ये लोग सच में जुड़े हुए हैं। अचानक मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। मैं तुरंत पिताजी की ओर मुड़ा। पापा, एक खुला संदेश भेजो। लिखो, हम ड्रैगन देश के लोग अमेरिकी युद्धपोत का दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी जान बचाई। हम उनकी मदद के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। और हाँ, इसे कई बार भेजना। मेरी बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। पिताजी भी उलझन में थे। लेकिन समुद्री डाकुओं को तो हमने खुद हराया था। अमेरिकियों का धन्यवाद क्यों? मैंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जरा सोचिए, अगर अमेरिकी युद्धपोत इतने पास गश्त कर रहे थे तो फिर यहाँ समुद्री डाकू इतने बेखौफ क्यों घूम रहे थे? मुझ पर भरोसा रखिए। उधर अमेरिकी फ्रिगेट पर कप्तान चार्ल्स वॉकर दूरबीन से समुद्र देख रहा था। समुद्र में तैरते मलबे और जली हुई नावें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि बस अब यूनाई तक पहुंचकर तस्वीरें लेने और फिर बड़ी तरक्की पक्की है। लेकिन तभी कमांडर रॉस का फोन आया। फोन उठाते ही रॉस गरजा, तुमने आखिर किया क्या है? चार्ल्स चौंक गया। क्या मतलब? रॉस दहाड़ा, पूरी दुनिया में संदेश फैल रहा है कि तुम लोगों ने ड्रैगन देश के जहाज को बचाया। लोग कह रहे हैं कि तुमने समुद्री डाकुओं के खिलाफ जाल बिछाया था। चार्ल्स का चेहरा जम गया। क्या बकवास है? मैंने कब? तभी उसके अधीनस्थ ने घबराकर एक टेलीग्राम उसके हाथ में पकड़ा दिया। चार्ल्स ने पढ़ा और उसका चेहरा काला पड़ गया। उसमें लिखा था, अमेरिकी युद्धपोत का धन्यवाद, जिसने ड्रैगन देश के यूनानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया। हम अपनी ओर से 10,000 युआन दान देकर आभार व्यक्त करते हैं। चार्ल्स ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर यूनानी को समुद्र में डुबो दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इसका मतलब था कि यूनानी के बच निकलने की खबर दुनिया तक पहुंच चुकी है। अगर अब उन्होंने हमला किया तो मामला अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन जाएगा। कुछ देर बाद स्थानीय समुद्री पुलिस भी पहुंच गई। लेकिन मजेदार बात यह थी कि वो यूनानी की तरफ नहीं गए, सीधे अमेरिकी फ्रिगेट के पास जाकर रुक गए। इसे देखकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी मेरे सामने सिस्टम स्क्रीन चमकी। बधाई हो, नए हथियार का पहला परीक्षण सफल। कुल 102 समुद्री डाकू समाप्त। S++ रैंक प्राप्त। इनाम 3000 पॉइंट्स। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन खोलता रह गया। एक बार हथियार चलाने पर इतने लोग मर गए। अगर भविष्य में नए हथियार टेस्ट कर पड़े तो? मैं सहर उठा। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, होस्ट चिंता न करे, सिस्टम असली युद्ध के बजाय तकनीकी विश्लेषण और सिमुलेशन के माध्यम से भी अंक प्राप्त कर सकता है। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। उधर अमेरिकी कमांडर रॉस लगभग पागल हो चुका था। उसकी शानदार योजना उल्टी पड़ चुकी थी। पहले वो समुद्री डाकुओं की मदद से दूसरे देशों के जहाज लूटवाते थे और दुनिया को पता भी नहीं चलता था। लेकिन इस बार मामला उल्टा हो गया। अब पूरी दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका ने समुद्री डाकुओं को हराया है। और सबसे बड़ी बात, समुद्री डाकू खुद भी अब अमेरिकियों पर शक करने लगेंगे। उनकी कमाई की लाइन लगभग खत्म हो चुकी थी। कुछ समय बाद ड्रैगन देश के दूत वांग जिंगमिंग भी स्थानीय समुद्री पुलिस के साथ पहुंचे। उन्होंने जहाज पर चढ़ते ही राहत की सांस ली। अच्छा हुआ
तुम सब सुरक्षित हो? हमारी नौसेना भी इतनी ताकतवर नहीं है कि इतनी दूर तुरंत मदद पहुंचा सके। उनकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन जहाज पर मौजूद किसी ने भी उन्हें दोष नहीं दिया। सब जानते थे इतनी दूर से मदद पहुंचना आसान नहीं था। तभी मैं धीरे धीरे उनके सामने गया। दूत महोदय, इस बार हमारी जान अमेरिकी युद्धपोत की मदद से बची है, इसलिए मैं खुद जाकर उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। वांग जिंगमिंग कुछ पल चुप रहे। असल में उन्हें भी अमेरिकियों पर भरोसा नहीं था, लेकिन स्थानीय समुद्री पुलिस सामने खड़ी थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। आखिरकार उन्होंने सिर हिला दिया। ठीक है, मैं व्यवस्था कर देता हूँ। कुछ ही देर बाद मैं, पिताजी और बाकी लोग अमेरिकी फ्रिगेट पर चढ़ गए, लेकिन किसी को नहीं पता था। जैसे ही मैंने उस युद्धपोत पे कदम रखा, मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। फॉक फ्रिगेट का विश्लेषण शुरू। फेज रडार तकनीक स्कैन हो रही है, इंजन सिस्टम स्कैन हो रहा है, मिसाइल लॉन्च सिस्टम स्कैन हो रहा है, जहाज की संरचना स्कैन हो रही है। प्रगति 25%। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब असली फायदा शुरू होने वाला था। कुछ देर बाद हमारी मुलाकात अमेरिकी फ्रिगेट के कप्तान चार्ल्स वॉकर से हुई, लेकिन उसका चेहरा इतना ठंडा था जैसे सामने मेहमान नहीं बल्कि दुश्मन खड़े हों। मगर मेरे लिए ये कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि सिस्टम का विश्लेषण अभी पूरा नहीं हुआ था। मैं मुस्कुराते हुए सीधे उसके पास गया और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका सच में दुनिया का रक्षक है। आपने हमारी जान बचाकर महान काम किया है। चार्ल्स के माथे की नसें उभर गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मक्खी उसके कान में लगातार धिनधिना रही हो। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात से हो रही थी कि वो कुछ कर भी नहीं सका था। अगर वो इनकार करता तो समुद्री डाकुओं से उनकी मिली भगत उजागर हो सकती थी, और मेरे चेहरे की मासूम मुस्कान उसे और ज्यादा चुभ रही थी। आखिरकार उसने दांत भींचते हुए कहा, नागरिकों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर और कोई काम नहीं है तो अब आप लोग वापस जा सकते हैं। उसकी आवाज साफ बता रही थी कि वो हमें तुरंत जहाज से उतारना चाहता था, लेकिन सिस्टम की प्रगति अभी केवल 90% तक पहुंची थी। मैंने तुरंत मुस्कुराकर कहा, सर, आपकी बहादुरी से प्रभावित होकर मैंने आपके लिए एक खास गीत बनाया है। कृपया मुझे उसे गाने की अनुमति दीजिए। चार्ल्स का चेहरा और भी काला पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो मना करता, मैं गाना शुरू कर चुका था। थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से दुनिया खूबसूरत है। मैं जानबूझकर धीरे धीरे गा रहा था, और साथ ही मन सिस्टम की प्रगति देख रहा था। 91%, 94%, 97%, आखिरकार 100%। सिस्टम की आवाज गूंजी, विश्लेषण पूर्ण। मैं तुरंत गाना बीच में रोककर मुड़ा और बोला, सर, एक बार फिर धन्यवाद। फिर मैं सीधा बाहर निकल गया। चार्ल्स वहीं खड़ा रह गया। उसका चेहरा ऐसा था जैसे दिमाग फटने वाला हो। ये लड़का आखिर चाहता क्या है? उधर हम लोग यूनाई पर वापस लौट आए। वांग जिंगमिंग और स्थानीय समुद्री पुलिस की सुरक्षा में हम आखिरकार बंदरगाह पहुंचे और माल की डिलीवरी पूरी की। भुगतान मिलने के बाद वांग जिंगमिंग ने हमारे सम्मान में एक बड़ा भोज आयोजित किया। दावत के दौरान स्थानीय अधिकारियों ने उत्सुकता से पूछा, अमेरिकी युद्धपोत ने आखिर समुद्री डाकुओं को कैसे हराया? मैंने हाथ में चिकन लेग पकड़ा हुआ था। मैंने गंभीर चेहरा बनाया और कहानी शुरू कर दी। उस समय समुद्री डाकू हजारों की संख्या में हमारी तरफ बढ़ रहे थे। पूरा समुद्र गोलियों और आग से भर गया था। तभी अचानक अमेरिकी युद्धपोत आसमान से देवता की तरह प्रकट हुआ। उनकी तोपों ने आग उगलना शुरू किया। मिसाइलें आसमान चीरती हुई निकली। कुछ ही मिनटों में सारे समुद्री डाकू खत्म। मैं इतनी बढ़ा चढ़ाकर कहानी सुना रहा था कि खुद पिताजी की आंखें फैल गईं। उन्हें साफ याद था कि उस वक्त बड़े ताऊ डर के मारे सलकर गिर गए थे और हल्की सी चोट लग गई थी, लेकिन मेरी कहानी में वो लगभग मौत से लड़ने वाले योद्धा बन चुके थे। पिताजी ने तुरंत सिर झुका लिया और खाने में व्यस्त होने का नाटक करने लगे, क्योंकि अगर वो ऊपर देखते तो हंसी रोक नहीं पाते। मैं लगातार अमेरिकियों की महान बहादुरी का गुणगान करता रहा। स्थानीय अधिकारी भी मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। हालांकि उनमें से कई लोगों की आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी अमेरिका और ड्रैगन देश के रिश्ते अच्छे नहीं थे। फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। आखिर अमेरिका खुद को दुनिया का मालिक कहलवाना पसंद करता था, और अब जब पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही थी तो वो बाहर से जरूर खुश दिखेंगे। लेकिन सिर्फ मैं जानता था, असल में इस घटना ने अमेरिकियों को बुरी तरह फंसा दिया था, क्योंकि यूनाई द्वारा भेजा गया धन्यवाद संदेश अब दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुका था। और अगर ड्रैगन देश का दूध भी एक और धन्यवाद संदेश भेज देता तो समुद्री डाकुओं के बीच अमेरिका की बची खुची साख भी खत्म हो जाती। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद वांग जिंगमिंग अचानक उठे और बाहर चले गए। स्पष्ट था वो फिर से टेलीग्राम भेजने वाले थे। मैंने मुस्कुराकर खाना जारी रखा, लेकिन तभी मेरी नजर जहाज के एक मजदूर झांग माओछाई पर पड़ी। वो अचानक घबराकर उठा और पेट पकड़ते हुए बाहर चला गया। मुझे उसे देखकर हमेशा चिढ़ होती थी। जब समुद्री डाकू आए थे तब सबसे ज्यादा रोने और आत्मसमर्पण की बात वही कर रहा था। एक जवान आदमी होकर भी उसमें बूढ़ों जितनी हिम्मत नहीं थी। उधर समुद्र के दूसरी तरफ वांग बिंगी लगभग पागल हो चुके थे। उन्होंने जितना कर सकते थे सब किया, लेकिन यूनाई से कोई खबर नहीं मिल रही थी। वो समुद्र की तरफ देखते हुए बुदबुदाए, 10 साल सेना बनती है, लेकिन असली नौसेना बनाने में 100 साल लगे हैं। हम अभी इतने मजबूत भी नहीं हुए कि अपने नागरिकों की रक्षा कर सकें। उनकी आंखों में दर्द और बेबसी थी। लेकिन तभी सैटेलाइट फोन अचानक बज उठा। दूसरी तरफ वांग जिनमिंग की उत्साहित आवाज आई, ओल्ड वांग, जहाज मिल गया, सब लोग सुरक्षित हैं। वांग बिंगी खुशी से लगभग उछल पड़े। सच में। लेकिन अगले ही पल वो उलझन में पड़ गए। रुको, फिर वो लोग बचे कैसे? क्या समुद्री डाकुओं को अचानक इंसानियत याद आ गई थी? उसी समय दूतावास में झांग माओछाई बैठा हुआ था। उसने खुद को परिचित कराया। मैं यूनाई जहाज पर मजदूरी करता हूँ। वांग जिंगमिंग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि जहाज की जानकारी के अनुसार वो तो लिन परिवार का पारिवारिक जहाज था।
फिर ये मजदूर कहाँ से आ गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, बताओ। झांग माओछाई ने तुरंत शिकायतें शुरू कर दी। लिन परिवार बहुत बुरा है, सारा गंदा काम मुझसे करवाते हैं, मुझे मारते पीटते भी हैं। वो लगातार लिन परिवार की बुराई करता गया। असल में उसके दिल में जलन भरी हुई थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक ही गांव का लड़का लिन जिंगलान पहले पढ़ाई में टॉपर बना और अब सबकी नजरों में हीरो भी बन गया। उधर वांग जिंगमिंग उसे ध्यान से देख रहे थे। झांग माओछाई के हाथ बिल्कुल मजदूरों जैसे नहीं थे, चेहरा भी साफ सुथरा था। उनके मन में शक और बढ़ गया, लेकिन उन्होंने शांत रहकर कहा, फिर क्या हुआ? झांग माओछाई की आंखों में अजीब चमक आ गई। दूत महोदय, असल में समुद्री डाकुओं को अमेरिकियों ने नहीं मारा था, उन्हें लिनजिंगलान ने मारा। जहाज पे जो हथियार थे वो सब असली थे। वो लड़का खुद हथियार बनाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। समुद्र पूरा खून से लाल हो गया था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वांग जिंगमिंग स्तब्ध रह गए। क्या कहा? एक हाई स्कूल का लड़का खुद जहाजी तोपे बना सका है। उन्हें ये बात किसी पागल कहानी जैसी लग रही थी, लेकिन झांग माओछाई पूरी तेजना में था। उसे लग रहा था कि अब लिन जिंगलान बर्बाद हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मैं गवाही भी दूंगा। वांग जिंगमिंग ने उसकी आंखों में झांका। उन्हें उस आदमी से घिन महसूस हो रही थी, लेकिन वर्षों की राजनयिक ट्रेनिंग ने उनके चेहरे पर मुस्कान बनाई थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। झांग माओछाई तुरंत खुश हो गया। उसे लगा दूत महोदय उसकी बहुत इज्जत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, वांग जिंगमिंग का चेहरा ठंडा हो गया। उन्होंने फोन उठाया। ओल्ड वांग, तुमने सब सुन लिया? फोन के दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वांग बिंगई की भारी आवाज आई, ये लड़का शायद सच में जीन्स है। वांग बिंगी कुछ देर तक चुप रहे, फिर गंभीर आवाज में बोले, लेकिन अभी कोई जल्दबाजी मत करना। ऐसा दिखाओ जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। तुरंत 2 युद्धपोत भेजो और यूनाई को सुरक्षित वापस देश लेकर आओ। जहां तक सच का सवाल है, वो वापस आने के बाद भी पता लगाया जा सकता है। वांग जिंगमिंग ने तुरंत हामी भर दी। असल में वो भी समझ चुके थे कि इस बार अमेरिकियों को बुरी तरह बेवकूफ बनाया गया है। अगर उन्हें सच्चाई का एहसास हो गया तो वो यूनाई से बदला जरूर लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबसे जरूरी काम था हम लोगों को सुरक्षित देश वापस पहुंचाना। फोन काटने से पहले वांग बिंगई ने एक और बात कही, और उस झांग माओछाई पर नजर रखो, वो कहीं मुसीबत न खड़ी कर दे। अगले ही दिन सुबह सुबह वांग जिंगमिंग खुद बंदरगाह आए और जल्दी रवाना होने के लिए दबाव डालने लगे। इस तरह यूनाई वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। वापसी का रास्ता पहले जितना तनावपूर्ण नहीं था। अब जहाज पर माल काफी हल्का था। इसी दौरान मैंने सिस्टम द्वारा स्कैन किए गए अमेरिकी फ्रिगेट के सारे तकनीकी डेटा को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। मैं अच्छी तरह जानता था, अगर मैं सिर्फ सिस्टम पर निर्भर रहूंगा तो कभी असली वैज्ञानिक नहीं बन पाऊंगा। इसलिए हर तकनीक को खुद समझना जरूरी था। करीब आधे रास्ते पर वांग बिंगई खुद युद्धपोत लेकर हमारा स्वागत करने पहुंचे। उन्होंने जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति से अलग अलग पूछताछ की। आखिरकार पूरा सच उनके सामने साफ हो गया। वो कुछ देर तक डेक पे रखी तोपों और मशीन गनों को देखते रहे, फिर अचानक हंस पड़े और मेरे कंधे पर हाथ मारा। कमाल है लड़के, तुमने तो मुझे भी बेवकूफ बना दिया था, लेकिन अच्छा हुआ। अगर उस दिन मैं तुम्हारी चाल में न फंसता तो शायद आज मुझे ड्रैगन देश का ऐसा जीनियस देखने को ही नहीं मिलता। मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, स्टेशन चीफ, माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। बस याद रखो, तुम लोगों का जिंदा लौट आना सबसे जरूरी था, बाकी चीजों की चिंता मत करो। ऊपर तक बात हो चुकी है, इस मामले में तुम लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर उन्होंने डेक की ओर देखा और मुस्कुराए। हाँ, लेकिन ये सारी तोपें और मशीन गन मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये सुनते ही पिताजी खुशी से चमक उठे। उन्होंने खुद लोगों को बुलाकर हथियार खोलने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में सारी तोपें और मशीन गन युद्धपोत पर पहुंचा दी गई। उधर वांग बिंगी ज्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि उन्हें अभी इस पूरे मामले पर लंबी रिपोर्ट भी लिखनी थी। कुछ दिनों बाद यूनाई आखिरकार सुरक्षित अपने देश लौट आया। जैसे ही हम अपने शहर की जमीन पर उतरे, सबकी जान में जान आई, लेकिन आराम ज्यादा देर नहीं टिक पाया। एक दिन अचानक कुछ सैन्य अधिकारी हमारे घर आ पहुंचे। घर में मौजूद सारे लोग घबरा गए। पिताजी तुरंत आगे बढ़े। समुद्र वाली घटना तो खत्म हो गई थी ना, आप लोग अचानक मेरे बेटे को क्यों ले जाना चाहते हैं? बाकी रिश्तेदार भी तुरंत मेरे सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। हाँ, हमारे बच्चे ने क्या गलत किया है? उसने सबकी जान बचाई है, क्या अब उसे गोली मार दोगे? वो इस साल का टॉपर है। कमरे में शोर बढ़ता गया। बेचारे सैन्य अधिकारी का चेहरा ही बदल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक खलनायक कैसे बन गया। असल में उसे सिर्फ आदेश मिला था कि मुझे ऊपर किसी बड़े अधिकारी से मिलवाकर लाना है। उसने तुरंत समझाने की कोशिश की, सब लोग शांत हो जाइए, हमारे वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ लिन जिंगलान से मिलना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। और वांग बिंगई चीफ भी वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन परिवार के लोग फिर भी नहीं माने। उनके लिए हथियार बनाना मौत की सजा जैसा अपराध था। अगर कोई जिम्मेदारी बनती तो वो मुझे अकेले नहीं झेलने देना चाहते थे। पीछे खड़ा मैं ये सब देखकर अंदर से भावुक हो गया। मैं आगे बढ़ा और सबको शांत किया। चाचा ताऊ, आप लोग चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। कुछ देर बाद मैं सैन्य गाड़ी में बैठकर एक बड़े परिसर में पहुंचा। वहां एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग अधिकारी मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें बेहद तेज थीं। जैसे ही मैं अंदर गया वो मुस्कुराया। दिलचस्प लड़का है तुम, पहले अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम यांग झेनशान है। फिर उसकी मुस्कान थोड़ी गंभीर हो गई। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? एक मालवाहक जहाज को युद्धपोत में बदलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो, इस अपराध में पूरा परिवार जेल जा सकता था। उसकी मुस्कुराहट के बावजूद मुझे हल्का दबाव महसूस हुआ। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, सर आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उस समुद्री इलाके में हालात कितने खराब है। कुछ समय पहले दूसरे देशों के जहाजों पर भी हमले हुए थे। हमने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी की थी। यांग झेनशान मुझे कुछ सेकंड तक देखते रहे, फिर हल्का सा हंसे। तुम्हारी हिम्मत सच में बड़ी है, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम जीत गए। अगर उस दिन जहाज पर हथियार नहीं होते तो शायद आज मैं तुम्हें यहाँ बैठा हुआ नहीं देख पाता। इसके बाद उनकी आंखों में जिज्ञासा चमकी। मैंने सुना है
वो सारे हथियार तुमने अकेले बनाए और सिर्फ कुछ लाख युआन में? कहीं तुम अपने परिवार को बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं सर, मेरे परिवार को उन हथियारों के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें आखिरी वक्त तक लगा कि वो सिर्फ मॉडल हैं, और सच कहूं तो उन हथियारों में अभी बहुत कमियां थी। मेरे पास इंफ्रारेड सिस्टम और फेज्ड रडार लगाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरी बात सुनते ही यांग झेनशान की आंखों में हल्का झटका उभरा। वो समझ चुके थे मैं बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं कर रहा था, बल्कि सच में तकनीक समझता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लड़के, क्या तुम सेना में शामिल हो चाहोगे? तुम्हारी काबिलियत देखते हुए मैं सीधे तुम्हें नौसेना में मेजर रैंक तक दिलवा सका हूँ। लेकिन मैंने बिना सोचे सिर हिला दिया। यांग झेनशान थोड़ा चौंक गए। उन्होंने फिर कहा, ठीक है, तो नौसेना रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे लिए अलग लैब बना दूंगा, फंड की भी कोई कमी नहीं होगी। मैंने फिर सिर हिला दिया। अब वो सच में हैरान हो चुके थे। तो क्या तुम अपनी तकनीक से पैसा कमाना चाहते हो? ये भी हो सकता है, बस नई तकनीक पहले सेना को देनी होगी। लेकिन इस बार भी मैंने इनकार कर दिया। अब कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा छा गया। यांग झेनशान मुझे घूरते रहे। शक्ति, पैसा, सम्मान, उन्होंने मुझे तीनों रास्ते ऑफर किए थे और मैंने तीनों ठुकरा दिए। आखिरकार उन्हें पूछा, तो फिर तुम चाहते क्या हो? मैंने धीरे से जवाब दिया, मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। क्या? यांग झेनशान लगभग कुर्सी से उठ पड़े। मैंने गंभीर आवाज में कहा, मेरे पास थोड़ी प्रतिभा जरूर है, लेकिन मैं और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से सीखना चाहता हूँ। यांग झेनशान कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे, फिर अचानक हंस पड़े। उन्हें याद आया कि सामने बैठा लड़का अभी सिर्फ हाई स्कूल से निकला है, लेकिन वही लड़का अकेले जहाजी तोपे बना चुका था। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो शायद ड्रैगन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए सही जगह होगी। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। असल में पिछले जन्म में मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी चुनी थी, लेकिन इस जन्म में सिस्टम मिलने के बाद मुझे एहसास हो चुका था कि ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी मेरे लिए ज्यादा सही होगी। समस्या बस ये थी कि उसके आवेदन पहले ही बंद हो चुके थे। मैंने उत्साहित होकर पूछा, सर, क्या मैं सच में वहां जा सकता हूँ? यांग झेनशान मुस्कुराए, बिल्कुल, बस बूढ़े आदमी को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। मैंने बिना हिचकिचाए कहा, जब तक वो किसी नैतिकता के खिलाफ नहीं होगी और मैं उसे कर सका हूँ, मैं जरूर मानूंगा। यांग झेनशान जोर से हंस पड़े। दिलचस्प लड़का है। फिर उनकी मुस्कान धीरे धीरे गंभीर हो गई। हाल ही में अमेरिका और हमारे आसपास के कई देश बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। ये कहते समय उनकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई। ड्रैगन देश ने पहले भी विदेशी हथियारों पर भरोसा करके नुकसान उठाया था। ऊपर से भारी कीमत देकर खरीदे गए कई युद्धपोत और हथियार जल्दी ही पुराने साबित हो गए थे। इसीलिए इस बार वो मेरे अंदर उम्मीद देख रहे थे। ड्रैगन देश में प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा इंसान जो अकेले हाथों से जहाजी क्लोज एंड गन बना दे, उनके जीवन में पहली बार सामने आया था। उधर मैं उनकी बात सुनते हुए सोच में पड़ गया। फिर अचानक बोल पड़ा, अगर इतने पैसे खर्च करके पुराने गश्ती युद्धपोत खरीदने हैं तो वो बहुत घाटे का सौदा है। मैंने सीधा उनकी आंखों में देखा। 13 अरब मुझे दे दीजिए, मैं ड्रैगन देश को 10 फॉक फ्रिगेट बनाकर दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। वांग बिंगई और यांग झेनशान दोनों मुझे घूरते रह गए। कुछ सेकंड तक कोई बोल ही नहीं पाया। आखिरकार वांग बिंगई हंस पड़े, लड़के, क्या तुमने घर पर शराब पी रखी है? यहाँ आकर क्या क्या बोल रहे हो? लेकिन मैंने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, स्टेशन चीफ, मैं मजाक नहीं कर रहा। इतने बड़े अधिकारी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। यांग झेनशान की आंखों में चमक उभरी। अच्छा, तो बताओ, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैं हल्का सा मुस्कुराया। सर, तकनीक चोरी नहीं होती, उसे समझा जाता है, सीखा जाता है। और वैसे भी कोई भी इंसान सिर्फ एक नजर देकर किसी देश की असली कोर टेक्नोलॉजी नहीं चुरा सका। मैंने इन दिनों खुद रिसर्च करके बहुत कुछ समझ लिया है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। वांग बिंगी अब भी शक भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। उनके लिए मैं जीनियस जरूर था, लेकिन इतना बड़ा दाव सुनना फिर भी अविश्वसनीय था। आखिरकार यांग झेनशान बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे तकनीकी दस्तावेजों की जांच करवाता हूँ। अगर वो सही निकले तो ये 13 अरब तुम्हारे होंगे, लेकिन समय सीमा होगी 10 साल का। रे ज्यादा से ज्यादा 15 साल। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सर, फ्रिगेट की बेसिक टेक्निक मैं रास्ते में ही लगभग समझ चुका हूँ। ये सुनते ही दोनों की आंखें फैल गईं। यांग झेनशान को लगा जैसे उन्हें किसी बच्चे ने बेवकूफ बना दिया हो। कुछ देर पहले तक उन्हें मेरा सपना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब मैं कह रहा था कि मैंने रास्ते में ही तकनीक समझ ली। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और बोले, ठीक है लड़के, जब जहाज बना लोगे तब मुझसे बड़ी बड़ी बातें करना। ऐसा कहकर वो मुझे विदा करने ही वाले थे कि मैंने अचानक सिर खुजाते हुए कहा, खुरेल सर, एक और छोटी सी बात है। जल्द ही यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली है, और अगर मुझे युद्धपोत बनाना है तो काफी समय रिसर्च में लगेगा, इसलिए मुझे स्कूल से थोड़ी आज़ादी चाहिए होगी। और मैंने हल्का सा खांस कर कहा, मुझे एक अलग रिसर्च लैब भी चाहिए। जब मुझे लोगों या सामग्री जरूरत होगी मैं बता दूंगा। मैंने एक ही सांस में अपनी सारी मांगे रख दी। यांग झेनशान कुछ सेकंड तक मुझे घूरते रहे, फिर हंस पड़े। ठीक है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा हूँ तो इन छोटी चीजों पर कंजूसी कैसी? तुम्हारी सारी मांगे मंजूर है। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन याद रखना, मुझे नतीजे चाहिए। बीच रास्ते में भाग मत जाना। वांग बिंगई मेरी तरफ देखते हुए लंबी सांस छोड़कर बोले, लड़के, अगर तुम सच में वो 10 फ्रिगेट बना देते हो तो तुम ड्रैगन देश की नई नौसेना के संस्थापक कहलाओगे। भविष्य की किताबों में तुम्हारा नाम पढ़ाया जाएगा। कुछ दिनों बाद ड्रैगन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का नया सत्र शुरू हो गया। उधर यांग झेनशान द्वारा जांच के लिए भेजे गए तकनीकी दस्तावेजों की रिपोर्ट भी वापस आ गई। शायद ऊपर बैठे लोगों ने उन डिजाइनों की कीमत समझ ली थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास ही मुझे एक पूरा अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट दे दिया गया। हालांकि उपकरण और सामग्री अभी पहुंचनी बाकी थी, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। पिछले जन्म में भी मैं यूनिवर्सिटी जा चुका था, लेकिन वहां और यहाँ जमीन आसमान का फर्क
था। ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी पूरी तरह अर्धसैन्य व्यवस्था में चलती थी। मैं क्लास में जाकर बैठा ही था कि एक चश्मा पहने मध्यम उम्र का आदमी अंदर आया। वो सीधे मंच पर पहुंचा और मेज पर हाथ मारा। पूरी क्लास तुरंत शांत हो गई। उसने तेज नजरों से सबको देखा। मेरा नाम ली शिनशिंग है। मैं तुम्हारा सैन्य मुख्य विषय का प्रोफेसर हूँ। तुम सब अपने अपने स्कूलों के टॉपर रहे होगे, लेकिन ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी में तुम सिर्फ साधारण छात्र हो। उसकी आवाज बेहद सख्त थी। यहाँ हर सेमेस्टर में सैन्य मुख्य विषय में 80 से कम अंक आए तो चेतावनी मिलेगी, 60 से कम आए तो गंभीर रिकॉर्ड बनेगा। 4 गंभीर रिकॉर्ड के बाद सीधे निष्कासन। याद रखो, ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी निकम्मों के लिए नहीं है। पूरी क्लास का माहौल भारी हो गया। फिर ली शिनशिंग बोले, अब एक एक करके अपना परिचय दो और ये भी बताओ कि पहले सेमेस्टर में तुम्हारा लक्ष्य क्या है। छात्र एक एक करके मंच पर जाने लगे। कोई कह रहा था कि वो देश की तकनीक आगे बढ़ाएगा, कोई कह रहा था कि वो एरोस्पेस वैज्ञानिक बनेगा। हर कोई बड़े बड़े सपने बता रहा था। ली शिनशिंग बीच बीच में टिप्पणी भी कर रहे थे। सिर्फ सपने देखने से विज्ञान आगे नहीं बढ़ता, पहले पढ़ाई करो फिर बातें करना। आखिरकार मेरी बारी आई। मैं मंच पर गया और शांत आवाज में बोला, मेरा नाम लिन जिंगलान है। पहले सेमेस्टर का मेरा लक्ष्य। मैं थोड़ा रुका, फिर पूरी गंभीरता से कहा, ड30 एक फॉक फ्रिगेट बनाना। पूरी क्लास अचानक शांत हो गई। कुछ लोगों को लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ मुझे पागल समझने लगे, लेकिन मैं बिल्कुल गंभीर था। ली शिनशिंग की भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें लगा शायद मैं ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तभी उनकी नजर मेरे छात्र रिकॉर्ड पे पड़ी और अगले ही पल उनका चेहरा बदल गया। मेरे रिकॉर्ड में साफ लिखा था, विशेष सैन्य अनुशंसा द्वारा प्रवेश। उनकी आंखों में हल्की हैरानी उभरी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा लिन जिंगलान, तुमने मुझे तुम्हारा नाम याद रखने पर मजबूर कर दिया। मैं मुस्कुराते हुए मंच से नीचे उतर आया। दिल ही दिल में मैंने सोचा, लगता है इस बार एंट्री काफी शानदार रही। क्लास खत्म होने के बाद मैं सीधे अपने डॉर्म लौट आया। बाकी रूममेट अभी तक नहीं आए थे। मैंने बैग से कागज और पेन निकाला और मेज पर फैलाकर बैठ गया। क्लास में मैंने जो कहा था कि मैं सिर्फ फॉक फ्रिगेट की नकल नहीं करूंगा बल्कि उससे बेहतर जहाज बनाऊंगा, वो कोई मजाक नहीं था। दरअसल फॉक फ्रिगेट की पूरी तकनीक समझने के बाद से मेरे दिमाग में लगातार एक नया विचार घूम रहा था। अगर मैं उसकी हथियार प्रणाली को और बेहतर बना दूं तो, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। उसमें इंजन सिस्टम, पावर मैनेजमेंट, जहाज की संरचना, मिसाइल कंट्रोल, सब कुछ दोबारा डिजाइन करना पड़ता। सौभाग्य से मेरे पास सिस्टम था जो किसी भी तकनीक का गहराई से विश्लेषण कर सकता था। मैं दिमाग में जहाज के ढांचे और हथियारों के डेटा की गणना कर ही रहा था कि अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट द्वारा युद्धपोत हथियार संरचना डिजाइन का पता चला। स्वचालित विश्लेषण प्रारंभ। मेरे हाथ रुक गए। अगले ही पल दिल में जबरदस्त उत्साह भर गया। तो सिस्टम ये भी कर सका है। अब काम कहीं आसान हो गया था। मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया। टॉर्पीडो सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर, क्लोज इन डिफेंस गन, भारी मशीन गन, रडार। मैं एक एक चीज को अपग्रेड करने लगा। सिस्टम लगातार डेटा ऑप्टिमाइज कर रहा था और मैं तेजी से कागज पर डिजाइन बनाता जा रहा था। पता ही नहीं चला कितना समय बीत गया। तभी अचानक किसी ने मेरे हाथ पर हल्की थपकी दी। मैं झुंझलाकर ऊपर देखने लगा। काम करते समय मुझे बाधा बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अगले ही पल मैं चौंक गया। मेरे सामने प्रोफेसर ली शिनशिंग खड़े थे। प्रोफेसर ली? मैं जल्दी से खड़ा हो गया। उन्होंने चश्मा ठीक किया और टेबल पर फैले डिजाइनों की तरफ देखा। फिर नाराज स्वर में बोले, तुम्हें पता भी है अभी कितना समय हो गया है? रात की मीटिंग तक मिस कर दी। मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया। मैंने शर्माते हुए सिर खुजाया। मैं डिजाइन में थोड़ा उलझ गया था। ली शिनशिंग ने भौहें सिकोड़ ली। उन्हें लगा मैं बहाना बना रहा हूँ। आखिर एक दोपहर में कौन असली युद्धपोत डिजाइन कर सकता है? वो शायद मुझे डांटने वाले थे, लेकिन जैसे उनकी नजर टेबल पर रखे डिजाइनों पर गई, उनका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। कागजों पर घने सूत्र लिखे थे, जटिल डेटा, स्ट्रक्चरल डायग्राम, एरोडायनामिक गणनाएं। ली शिनशिंग की आंखें फैलती चली गई। उन्होंने एक पन्ना उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जितना वो देखते गए उतना ही स्तब्ध होते गए। कुछ जगहों पर लिखी गणनाएं तो वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। काफी देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली, फिर कांपती आवाज में पूछा, ये एयर डायनामिक कैलकुलेशन और ये इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, तुमने ये सब कैसे निकाला? उनकी आंखों में अब सिर्फ हैरानी बची थी, क्योंकि वो खुद रिसर्चर थे, सालों से वैज्ञानिक शोध कर रहे थे। फिर भी सामने बैठे इस नए छात्र का काम देखकर उनका दिमाग सुन्न पड़ गया था। अचानक उन्हें दिन में कहीं मेरी बात याद आई। उन्होंने तुरंत मेरी तरफ देखा। रुको, तुमने क्लास में कहा था कि तुम युद्धपोत बनाना चाहते हो, क्या तुम सचमुच गंभीर थे? मैंने बिना झिझक से हिला दिया। ली शिनशिंग कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे, फिर उनकी सांसें तेज हो गईं। उनकी आंखों में उत्साह चमक उठा। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सका हूं। मैं मुस्कुराया। तो फिर धन्यवाद प्रोफेसर ली। कुछ महीनों बाद विशाल समुद्री परीक्षण क्षेत्र में एक विशाल युद्धपोत खड़ा था। उसकी धातु की चमक सूरज की रोशनी में डरावनी लग रही थी। जहाज के किनारे बड़े अक्षरों में लिखा था, ड्रैगन नंबर 1। मैं कंट्रोल रूम में खड़ा था। मेरे पीछे यांग झिनशान, वांग बिंगी, ली शिनशिंग और कई सैन्य अधिकारी मौजूद थे। सभी की आंखों में अविश्वास और उत्साह मिला हुआ था। मैंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यह मुख्य मिसाइल लॉन्च सेक्शन है और उधर हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म। हालांकि ड्रैगन नंबर 1 ने फॉक फ्रिगेट से प्रेरणा ली है, लेकिन इसकी कुल क्षमता उससे कम 30% ज्यादा है। सबसे बड़ा अंतर इसके हथियार सिस्टम में है। मैंने कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा। अब मैं सबको इसका परीक्षण दिखाता हूँ। अगले ही पल कंट्रोल रूम में इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंज उठी। मिसाइल सिस्टम जांच प्रारंभ। जांच पूर्ण। लॉन्च सिस्टम सक्रिय। पूरे जहाज में कंपन दौड़ गया। फिर भयावह नीली आग का विस्फोट हुआ। एक मिसाइल बिजली की तरह लॉन्चर से निकली और आसमान चीरती हुई आगे बढ़ गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग दबाव महसूस कर सकते थे। यांग झिनशान की आंखें चमक उठी। वांग बिंगे की मुट्ठियां कस गईं। सभी सांस रोके सामने देख रहे थे। कुछ ही सेकंड में मिसाइल दूर खड़े लक्ष्य जहाज तक पहुंच गई। फिर धड़ाम।
भयंकर विस्फोट हुआ, आंखों को चुभने वाली रोशनी फैल गई। आसमान में विशाल मशरूम क्लाउड उठ खड़ा हुआ, भयंकर गर्मी और धमाके की लहर चारों तरफ फैल गई। कुछ सेकंड बाद जहां लक्ष्य जहाज था वहां सिर्फ टूटे हुए धातु के टुकड़े तैर रहे थे। पूरा परीक्षण क्षेत्र सन्न रह गया। मैंने स्क्रीन पर डेटा देखा और शांत स्वर में कहा, गति मानक से ऊपर है, लगभग 1.5 माख। मेरे पीछे खड़े वांग बिंगे की आंखें लाल हो चुकी थीं। एक बड़ा आदमी सीधे रो पड़ा। कांपती आवाज में उसने कहा, अब ड्रैगन देश को समुद्र में कोई दबा नहीं सकेगा। वांग बिंगे की आवाज कांप रही थी, उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। समुद्र में ड्रैगन देश ने बहुत अपमान झेला था, विदेशी युद्धपोतों का दबाव,